नमस्कार दोस्तों, मिशन एआईबी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस होने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। मैं क्यों बेनिफिशियल बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छे से पता है कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं तो आपको पता नहीं हज़ारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर केस लॉज दिए होंगे। पर जो चीज़ आज हम करने वाले हैं ये अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऐसी वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप पेपर में अपने केस लॉ से रिलेटेड अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको गलत नहीं करेंगे। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट सच में होने वाला है। देखिए क्या चीज़ है। Here are important case laws relevant for the AIBE along with the multiple choice questions and their answers। आगे देखिए, इसमें ट्विस्ट है, उसमें देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। What is the significance of the Keshwananda Bharati case? It introduced the concept of due process in India. It established the basic structure doctrine. It abolished the right to property. It limited the power of judicial review. इसका जो आंसर है वो है बी। It established the basic structure doctrine। ठीक है, अब जो समझने वाली चीज़ है, ये तो आपको पता लग गया, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड था केशवानंदा भारती केस। जो समझने वाला है वो ये है कि एक्चुअल में केस क्या था, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, इमीडिएटली ब्रीफ कर रही हूँ ताकि आपको आसान रहे हमेशा के लिए इसको याद रखना। द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। The Supreme Court established the basic structure doctrine, which asserts that while Parliament can amend the Constitution, it cannot alter its basic structure। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, This case arose from challenges to constitutional amendments that sought to curtail judicial review and expand Parliament's power. The court ruled, देखो इसका मेन मकसद यही था कि कोर्ट की पावर को एक्सपैंड करना। The court ruled that certain fundamental aspects like the rule of law, separation of powers and fundamental rights are inviolable. This decision protects the core principle of the Constitution from excessive legislative changes। यही इसका मेन मकसद था। अब इसी चीज़ को आप एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए। केशवानंदा भारती बनाम राज्य केरल मामला संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। याद रखना, ईयर 1973 का ये केस था। ठीक है, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक ढांचे को, जिसमें लोकतंत्र, संघीयता और मौलिक अधिकार शामिल हैं, किसी भी संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। अदालत ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसे संविधान की मौलिक संरचना को नष्ट किए बिना ही किया जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी कर दोगे। इस निर्णय ने संविधान की स्थिरता और मौलिक अधिकारों को सुरक्षा को सुनिश्चित किया। आया आपको समझ? केशवानंदा भारती केस जो था वो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि केशवानंदा भारती केस क्या था, कि कॉन्स्टिट्यूशनल में आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट वहाँ पे किया जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट प्रिंसिपल वाज एम्फसाइज्ड इन, एक मिनट, That principle was emphasized in Menka Gandhi versus Union of India: sovereign immunity, due process of law, basic structure doctrine, right to life and personal liberty। इसका जो आंसर है वो यही है, right to life and personal liberty। इसका आंसर यही है। अब इस
केस को समझ लो कि एक्चुअल में केस था क्या। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज अ लैंडमार्क डिसीजन वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली expanded the interpretation of Article 21 of the Constitution which guarantees the right to life and personal liberty। आर्टिकल कौन सा था? 21। मेनका गांधी पासपोर्ट वॉज, हुआ क्या था इस केस के अंदर, इस केस को समझ लो ध्यान से। मेनका गांधी पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट गिविंग हर अ रीज़न, कोई रीज़न भी नहीं दिया गया, विच शी चैलेंज, जिसको जाके उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लिबर्टी right to life and personal liberty is not just a physical but includes the right to live with dignity, right to live with dignity। The judgment emphasized that any law affecting personal liberty must be fair, just and reasonable, thus introducing the concept of due process into Indian law। देखो इसमें क्या था, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट रख लिया गया था, गवर्नमेंट ने रख लिया और उन्हें बताया भी नहीं कि किस वजह से आपका पासपोर्ट को रखा जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 में केस फाइल करके इसके लिए अपने आप को जस्टिस प्रोवाइड करने के बारे में बोला, और यही वो मेन केस था। इसको अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल विधिक प्रक्रिया द्वारा ही सुरक्षित है और यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण, सुसंगत और उचित होनी चाहिए। अदालत ने यह सिद्धांत भी स्थापित किया कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या में संविधान की मौलिक संरचना का सम्मान करना आवश्यक है। इस निर्णय ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता को बल प्रदान किया। आया आपको समझ कि उनका जो पासपोर्ट रखा गया था, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था, मेनका गांधी का जो केस था, अब इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का केस था। दूसरी बात जो सीखी आपने कि आर्टिकल 21 में था। तीसरी बात क्या सीखी कि ये पासपोर्ट से रिलेटेड कोई एक केस था उनका, मेनका गांधी का, जिसमें उनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया था बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी रीज़न, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। अगला देखिए, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Minerva Mills case is associated with which of the following? Directive principles of state policy, separation of powers, amendability of the constitution, right to education। इसका आंसर है amendability of constitution। अब इसको ध्यान से सुनिए। Minerva Mills Limited versus Union of India case is a significant ruling on the balance of power between fundamental rights and directive principles of state policy। Under the Indian Constitution, the Supreme Court struck down causes of the 42nd Amendment। याद रखना 42nd Amendment को struck down किया गया था, which sought to give primacy to the directive principles over fundamental rights, thereby undermining the basic structure doctrine established in Keshwananda Bharati case। The court held that the amendment violated the basic structure of curtailing judicial review and disappointedly empowering the parliament। The judgment reframed that the constitutional basic structure, including the harmony between fundamental rights and directive principles, cannot be altered। इसमें सुनिए आगे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला संविधान संशोधन की सीमा और संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की मूल संरचना को बदलने के लिए कोई भी संशोधन असंवैधानिक होगा। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं जैसे कि लोकतंत्र, न्याय और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, और इनको किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता। इस निर्णय ने संविधान के स्थायित्व और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। आ रहा है आपको समझ में? मिनर्वा मिल्स का जो केस था वो एक तो 42nd अमेंडमेंट में किया, इसके अंदर हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आंसर ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है।
इसका भी एक बार ब्रीफ सुन लो कि क्या चीज़ था। इंद्रासानी केस इज प्राइमरी रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, रिजर्वेशन पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और इलेक्शन लॉज। तो इसका आंसर जो है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। इसको केस को पढ़ लेते कि क्या था। इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऑल्सो नोन एज अ मंडल कमीशन केस। भाई याद रखना, मंडल कमीशन केस के नाम से भी आएगा क्वेश्चन कि कौन सा था मंडल कमीशन केस। तो आपको याद रहना चाहिए इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जो मंडल कमीशन से था। इज अ लैंडमार्क जजमेंट कंसर्निंग द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि ये जो केस था ये रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। ठीक है, अब हमने दो तीन चीज़ें सीख ली। एक तो इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये इसको हम मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड केस था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस under the article 16(4). article 16(4). However, the court imposed a 50% cap on total reservation to ensure that they do not violate the principle of equality। अब यहाँ पे 50% का कैप लगाया गया था on the reservation policy, 50% का रखा गया था ताकि इक्वालिटी यहाँ पर बनी रहे। On total reservation to ensure they do not violate the principle of equality. It also ruled that economic criteria alone cannot be used for reservation and excluded the creamy layer। आ रहा आपको समझ? The creamy layer, the more affluent members of OBCs from the benefit of reservation, ensuring social justice। इसको हिंदी में देख लीजिए। इंद्रासानी बनाम भारत संघ मामला आरक्षण और पिछली जातियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी जा सकती है। अदालत ने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 27% आरक्षण की सिफारिश की और इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की भी सिफारिश की। इस निर्णय ने आरक्षण की सीमाएं और नियमों को स्पष्ट किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आया आपको समझ? 50% के लिए एक तो इन्होंने कैप किया था ताकि इक्वालिटी बनी रहे, 27% जो था इन्होंने आरक्षण की सिफारिश की थी और 10% इन्होंने गरीब सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए इन्होंने 10% का था। ये कुछ केस था, तो आपको याद रखना है कि इंदिरासानी वर्सेस केस था, उसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर था। तीसरा 50% का कैप था इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। 27% का आरक्षण था और 10% सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए भी रखा गया था। कुछ इस तरह का केस था जिसको आप अच्छे से एक बार खुद पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगी। अब देखिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा केस लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल हरासमेंट द वर्क प्लेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका जो आंसर है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। The Vishakha versus State of Rajasthan case was a landmark judgment by the Supreme Court of India that addressed the issue of sexual harassment of women at the workplace. The case arose from the gang rape of भानवरी देवी। याद रखना इनका जो नाम था वो था भानवरी देवी। इससे भी आपको थोड़ा सा कोरिलेट हो सकता है कि वो कौन सा केस था जिसमें वो था विक्टिम था, उसका नाम भानवरी देवी था। तो आपको याद रखना पड़ेगा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अ सोशल वर्कर इन राजस्थान, द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस टू एड्रेस सेक्शुअल हरासमेंट एंड लेट डाउन कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस नोन एज विशाखा गाइडलाइंस। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, ये इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कौन सा केस था जिसमें विशाखा गाइडलाइंस को मेंशन किया गया था? टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क, these guidelines mandated employers to prevent, prohibit and redress sexual harassment, and they served as a framework until the enactment of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act in 2013। कब का केस है ये? 2013 के आसपास का वर्डिक्ट है इसके अंदर।
अब इसको समझ लो, 1997 का केस था शायद ये, और एक्ट बनाया गया था 2013 में। इस चीज़ को समझो आगे क्या चीज़ थी। विशाखा बनाम राजस्थान मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा निर्देशों के निर्माण की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित उपाय और दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। अदालत ने विशाखा दिशा निर्देश जारी किए जो यौन उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत निवारण तंत्र और पीड़ितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की शामिल करते हैं। इन दिशा निर्देशों ने बाद में भारतीय संसद द्वारा कानूनों में परिवर्तित किया गया। आ रहा आपको समझ? आज मैंने आपको 5 केसेस पढ़ा दिए, इनके साथ मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ब्रीफ आपको कर भी दिया कि किस तरह के केसेस थे, और साथ में मैंने हिंदी में भी ब्रीफ कर दिया कि किस तरह के केसेस है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में समझते हैं वो भी अच्छे से समझ सकें और जो बच्चे हिंदी में समझते हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को एक बार बता देना, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी इसके लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप याद से इस चीज़ के लिए मुझे मैसेज ज़रूर कर देना, और काइंडली प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। देखो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस में तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।